हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में देखा था कि हम लोग एडजस्टमेंट्स दो टाइप के उसका ऑडिट हम लोग कर रहे थे। एक हम लोग ने बात करी थी अबाउट परमानेंट एडजस्टमेंट्स जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, और फिर हम लोग बातचीत कर रहे थे अबाउट करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स की। करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स में हम लोग देख रहे थे कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज है या नहीं, इंटर ग्रुप जो है एडजस्टमेंट्स वो एलिमिनेट हुए या नहीं हुए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बराबर से कैलकुलेट किया या नहीं किया। इन सारी बातों को हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में हम लोग ऑडिट भी कर रहे थे। आज जो है दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, हम लोग बातचीत करेंगे और इन करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स को हम लोग को वेरीफाई करना है। दो बातें, रिपोर्टिंग और क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आपको होमवर्क के लिए पढ़ने के लिए दिया था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। ओके, यस सर। सो चलिए अभी बाकी जो चीजें बची है कि कंसोलिडेशन में जो ऑडिट करना है उसके बारे में फटाफट हम लोग बातचीत करते हैं। आइए। सो क्या लिखा? The auditor should gain an understanding of the procedures adopted by the management बराबर of the enterprise to make the above adjustments. This helps the auditor in reducing the audit risk to an acceptably low level. So हमें जो भी अंडरस्टैंडिंग लेना है वो किस बात के लिए लेना है? इन रिगार्ड्स टू व्हाट द प्रोसीजर्स विच आर मेंशन्ड अबाउट। मतलब वही जो हम लोग ने कल के लेक्चर में देखा था कि वी हैव टू रिव्यू द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। किस बात के लिए? ये हमें चेक करना है कि नंबर वन, कि जो इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट्स है क्या वो एलिमिनेट हुए क्या, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज आप लोगों ने अप्लाई करी या नहीं करी। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट इज द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन वी टॉक अबाउट इज एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स एज पर एएस 21 बराबर, वो हुआ इंड एस 110, उसके हिसाब से एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। देन वी हैव टू वेरीफाई द harmonization of the accounting policies, calculation of minority interest, उसके बाद deferred tax के बारे में बातचीत होगी, एंड लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरीज आर इंक्लूडेड। सो ये सारी बातें, अपना शेयर जो है उसमें वो सारी बातें उसके अंदर इंक्लूड हुई या नहीं हुई, मैनेजमेंट इन सारी बातों को किस हिसाब से अकाउंट फॉर करता है, ये हम लोग ने पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है। क्योंकि समझेगा तो उसके हिसाब से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और जो अपनी ऑडिट रिस्क है वो रिड्यूस करेंगे टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्लियर है एकदम? बिल्कुल सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक एक एडजस्टमेंट को, इंपॉर्टेंट वाला है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। अभी करंट पीरियड एडजस्टमेंट में क्या कहता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट is what? To present the impairment loss that arise on account of what? Goodwill. Impairment loss आ सकता है। सो वो एडजस्टमेंट करंट पीरियड में हुआ या नहीं हुआ उसको अपन ने अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन करना है, वो हमें यहां पे चेक करना है। नाउ व्हाट इज दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो कैसा एकदम सिंपल बात करता है कि क्या होता है ना, आप समझिए बात कि दो टाइप के एडजस्टमेंट्स हमने बात करी थी। एक हम लोगों ने क्या बोला था? एक सर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट परमानेंट एडजस्टमेंट। सो परमानेंट एडजस्टमेंट में अपन ने बात करी थी अबाउट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसमें अपन ने क्या देखा था, ये हमने नोट करा हुआ है कि परचेस कंसिडरेशन अगर ग्रेटर है एज कंपेयर टू नेटवर्थ, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर देयर इज व्हाट वी से इज गुडविल। ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग सीएफएस बना रहे हैं तो ये अपने को रिकॉर्ड करना है। दूसरा, अगर परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन नेटवर्थ, तो अपन यहां पे क्या बोलते हैं कि सर देयर इज व्हाट वी से इज कैपिटल रिजर्व। करेक्ट एकदम सर। इधर अपन क्या बोलते हैं? देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? कैपिटल रिजर्व। सो ये जो है दोस्तों, हमने बात करी थी अबाउट व्हाट? परमानेंट एडजस्टमेंट। किसकी बात करी थी? परमानेंट एडजस्टमेंट। इसमें आशा करता हूं कि इधर तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच सिंपल। अभी क्या होता है, अपन चर्चा करते हैं इधर गुडविल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? सो वी विल टॉक अबाउट गुडविल।
अब गुडविल में क्या होता है, अपन बच्चों बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, करंट पीरियड एडजस्टमेंट, गुडविल की बात करें, करंट पीरियड एडजस्टमेंट। अभी क्या होता है, अपने को ये गुडविल का जो अमाउंट है ये एवरी ईयर अपने को चेक करना है और उसके हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस जो है अपने को प्रोवाइड करना है। एफआर में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सो करंट पीरियड एडजस्टमेंट की जो अपन बात कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि इसमें देयर कैन बी व्हाट, देयर माइट बी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। क्या बोल रहे हैं वहां पे, देयर माइट बी व्हाट, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। अब आप ये पूछेंगे कि सर व्हाट इज दिस इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, सर ये समझ में नहीं आया। सो क्या होता है, एवरी ईयर we will calculate fair value of acquired entity। हर साल अपन क्या करेंगे, we will calculate what the fair value बराबर of the acquired entity, एंड उसको अपन क्या करेंगे, गुडविल के साथ कंपेयर करेंगे। समझा गया। अगर आपको दिखता है एंड if goodwill amount is more than the fair value, or what we can say also is the current value, so then difference amount will be recorded as impairment loss of goodwill। उस डिफरेंस को अपन क्या करेंगे, वो हम लोग इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल उसको रिकॉर्ड कर देंगे, एंड एवरी ईयर ये अपने को चेक करना है इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। सो एज एन ऑडिटर हम लोग को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। सो इसका प्रोसीजर आगे वेरिफिकेशन का हम लोग समझेंगे, पहले ये इसको नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके करंट पीरियड एडजस्टमेंट में ये इंपेयरमेंट लॉस वाला फंडा समझ में आया। हर साल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, गुडविल के अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करने का। तो जितना अपन ने अगर एक्स्ट्रा गुडविल दिख रहा है करंट कंपेयर टू द करंट वैल्यू, ये इधर क्या लिखा हुआ है ये भी ध्यान में रखना। देयर माइट भी, जरूरी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस हो ही करके, अगर है तो वो बराबर से बुक किया या नहीं किया, एज एन ऑडिटर अपने को ये चेक करना है। लिखो इसको, नोट करिए इसको। चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि किसे हम लोग कह रहे हैं परमानेंट एडजस्टमेंट और करंट एडजस्टमेंट, और करंट एडजस्टमेंट में गुडविल की क्या बात हुई है ये आपको तो अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट मे बी रिक्वायर्ड इन द करंट पीरियड is determination
of what the impairment loss that might exist for goodwill arising on consolidation. बराबर है, गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस होगा. सो यहां पे ध्यान में रखना, इधर हेडिंग लिख लो आप, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल. ठीक है, goodwill arising on consolidation is carried at the value determined at the date of acquisition of the component and the same is to be tested for impairment at every balance sheet date. So हर साल हम लोग चेक करेंगे कि उसमें कहीं लॉसिंग वैल्यू है या नहीं है. बात जमी यहां तक बिल्कुल सर. The auditor should therefore examine, कंटिन्यू करते हैं कहानी को. The auditor should therefore examine whether any impairment loss has been determined by the parent. If yes, the auditor should examine the procedure followed for the determination of impairment loss. The auditor should satisfy himself that the amount of impairment loss is fair. In case the impairment loss in goodwill of a component has been determined in foreign currency, barabar, the auditor should verify if any amount of loss in local currency need to be adjusted from the currency translation reserve. AS 11 के हिसाब से अगर difference in foreign currency है on account of the movement in exchange rate from the date when goodwill was first accounted for to the date of determination of impairment loss. So एक foreign currency का अपने को ध्यान में रखना है. if there is a difference तो वो date of determination में जो foreign exchange currency का जो rate change होगा वो भी अपन ने क्या करना है, उसको भी account for कर लेना है. सो क्या क्या बात हुई, परमानेंट एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट में हम लोग फर्स्ट टाइम गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं. पॉसिबिलिटी है कि वो गुडविल में क्या हो जाए, इंपेयरमेंट का लॉस आ जाए. अगर उसमें इंपेयरमेंट का लॉस आ गया, बराबर है, तो अपने को चेक करना है कि आपने किस तरीके से उस इंपेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट किया है, उसका जो अमाउंट है वो फेयर है या नहीं है. और अगर ये लॉस फॉरेन करेंसी में अगर है किसी सब्सिडरी का, तो उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके जो डिफरेंस आ रहा है बराबर एक्सचेंज रेट के वजह से, तो वो भी आपने रिकॉर्ड कर लेना है, वो आपने वेरीफाई करना है. उसके बाद तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई. सो इधर जो है, सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया. सो दिस एंटायर बॉक्स इट टॉक्स अबाउट व्हाट, द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लियर है एकदम? यस. नाउ द ऑडिटर शैल परफॉर्म एंड ऑडिट ऑल्सो परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड वेदर इंट्रा ग्रुप लॉसेस आर इंडिकेटिंग द इंपेयरमेंट लॉस दैट रिक्वायर्स रिकॉग्निशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंट्रा ग्रुप लॉसेस अगर है विच इज इंडिकेटिंग व्हाट, द लॉसेस, तो वो भी आपको रिकॉर्ड कर लेना. Apart from verifying the calculation and disclosure regarding minorities and non-controlling interest have been made appropriately, the auditor determines in case where the minority interest share of losses exceed the minority control interest share of the equity, the excess and any further losses applicable to minority interest have been accounted for in accordance with the relevant accounting standard. मतलब minority का जो loss है, it is in excess of what the equity that they are holding, so that also should be properly accounted. पढ़ेंगे इसको वापस से एक बार. Apart from verifying the calculation and disclosures, कैसे आपने minority interest को calculate किया है, been made appropriately, the auditor also determines what, in cases where the minority interest share of losses, हमारा loss exceed the share of equity, मतलब जितना तुम्हारा इक्विटी है उससे कहीं ज्यादा तो आपका लॉस है. अगर द एक्सेस एंड एनी फर्दर लॉस, इट हैज टू बी व्हाट, अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो यहां पे अपने को देखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस इज ग्रेटर देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इक्विटी. So then it should be what, accounted for. ये पॉइंट हम लोग यहां पे देख रहे हैं. आगे, the financial statements of the components used in the consolidation should be as per the same reporting date as of that of the parent. अगर
पेरेंट का 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो बॉस जो कंपोनेंट्स है ना सब्सिडरी भी, उनका भी 31 मार्च को ही एंड होना चाहिए। सर सबका तो सेम ही डेट पे एंड होता होगा ना? सबका सेम डेट पे एंड नहीं होता है लक्ष्मण। अगर वो फॉरेन सब्सिडरी है उसका अकाउंटिंग ईयर अलग होगा, या वो फर्स्ट अभी ईयर है ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसने क्या बोलते हैं अलग डेट पे उसको ईयर एंड किया होगा, तो आप समझिए बात को। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं कंपोनेंट्स के, बराबर के नहीं, उनका सेम रिपोर्टिंग डेट होना चाहिए। If it is not practicable to draw up the financial statements of one or more on such date, those financial statements are drawn up to different reporting dates. Adjustment should be made for the effects of significant transaction and other events between those dates and the date of the parent's financial statements. In any case, the difference should not be more than 6 months. ये ध्यान में रखिएगा। In the case of financial statements under AS, and 3 months in case of Ind AS. Ind AS 110. So AS के केस में it is 6 months and Ind AS के केस में it is 3 months. तो इससे ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं चलेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है दोस्त, तू समझना, मैं होल्डिंग कंपनी है, तू सब्सिडरी कंपनी है। अब तेरा और मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। सो हम दोनों का अकाउंटिंग ईयर सेम होना चाहिए और सेम डेट पे एंड करना चाहिए ना रे भाई अपन ने। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। बट बेटा बात समझ, अगर तेरा ईयर एंडिंग डेट अलग है, तू कंपोनेंट है एक, और मैं जो हूं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरा 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो हम दोनों का डेट सेम नहीं है, तो क्या करूं मैं? जहां पे तेरा डेट एंड हो रहा है और मेरा डेट एंड हो रहा है, वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस में अपन ने क्या करना है, आपका नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाओ। मतलब तेरा समझ ले दिसंबर को एंड हो रहा है, बराबर है, और मेरा कब एंड हो रहा है, इधर ऐसे लिख के समझाता हूं, रुको। अभी जैसे समझ बात को, क्या है, जैसे मान लो ये जो है अपनी होल्डिंग कंपनी, और ये जो है ये इधर सब्सिडरी है। अब होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024 और सब्सिडरी का एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023। तो भाई अब तुम समझो बात को, यहां से यहां अभी क्या है भाई, यहां से यहां तक का जो सफर है, ठीक है, अब दोनों का सेम डेट पे तो एंड नहीं हो रहा है, तो इधर क्या बोलता है वो, कि आप ये जो डिफरेंस है, मतलब इधर आप 31 दिसंबर का तो ये कर लो, फिर इधर इसके लिए क्या करो, एडजस्ट अप टू 31 मार्च 2024 ऑफ एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, और उसको इस लेवल पे लेके आओ इसके होल्डिंग कंपनी के, और फिर उसके बाद मर्ज करो। मतलब सब्सिडरी के तुम बनाओ 31 दिसंबर तक, तुम बनाओ सब्सिडरी के 31 दिसंबर तक, फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर जोड़ो, अदर इवेंट्स जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इनको आप जोड़ो, ठीक है, और फिर उसको 31 मार्च 2024 तक लेके आओ, एंड फिर उसके बाद इसको क्या करो, एंड देन डू व्हाट यू डू इज कंसोलिडेट, क्योंकि उसके बगैर तो कंसोलिडेशन होगा नहीं ना, तो ऐसा कर। बट इन ऑल दिस अपने को ध्यान में क्या रखना है, इन दोनों में जो डिफरेंस है एज के हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, एंड इन डेज के हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। आई बात समझ में?
तो ऐसा मतलब दैट इज व्हाट वी से, इस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम रिपोर्टिंग डेट होना बहुत जरूरी है, तब जाके बात बनेगी। दोनों का क्या होना चाहिए सर, सेम रिपोर्टिंग डेट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम, यस। करो इसको नोट, फिर से वो अपन पढ़ते हैं उसके बाद। तो ये अपने को ध्यान में रखना, क्लियर एकदम, वेरी गुड। चलो, सो अब फिर से वो एक बार पढ़ लेते हैं, तो क्या बात है वो समझ लेते हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कंसोलिडेशन should be drawn up to the same reporting date as that of the parent. Jama, if not practicable to draw up the financial statements to such date, and accordingly those financial statements are drawn to different reporting dates, then what you do is you do the adjustments for the effect of significant transaction or events occurring between those dates and the date of the parent's financial statements. In any case, the difference should not be more than 6 months or 3 months, as the case may be for AS and Ind AS. The auditor of the consolidated financial statements should review other components' results between the financial reporting date and the parent for the significant transactions or other events. तो अपने को अब एज एन ऑडिटर अपना काम क्या है, अगर ऐसा डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स है, सो वी आर सपोज टू रिव्यू द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स। लॉजिकली करेक्ट है एकदम। तो वो एडजस्टमेंट्स करके तो मेरे को चेक करना है कि वो बराबर से इवेंट्स आपने अकाउंट फॉर करे या नहीं करे, एंड देयरफॉर नीड टू बी रिफ्लेक्टेड। रिकॉग्निशन शुड बी गिवन बाय डिस्क्लोजर और अदरवाइज टू द इफेक्ट ऑफ, ये डिस्क्लोजर इसका देना है बराबर, to the effect of intervening events which materially affect the financial position, results of operations of cash flows. सिंपल एकदम। अभी पढ़ो फिर से एक बार पॉइंट। तो अभी हमने ये लेक्चर को स्टार्ट किया और हमने बात क्या क्या करी। सबसे पहले हमने इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल की बात करी कि उसका कैसे अपन को चेक करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर एकदम, यस। फिर सेकेंड पॉइंट अपन ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का देखा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो इक्विटी है और उसके जो लॉसेस है, अगर लॉसेस आर ग्रेटर देन द माइनॉरिटी इक्विटी तो उसको भी अपन ने प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अभी अपन ने बात करी, इट इज अबाउट व्हाट, सेम रिपोर्टिंग डेट। इधर लिख देता हूं इसको, सेम, ऐसे मार्जिन में एक एक पॉइंट के लिए लिख के रखो, सेम रिपोर्टिंग डेट। इधर अपन ने क्या बोला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉसेस ग्रेटर देन इक्विटी। इधर ये किसकी बात हो गई, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। ऐसा लिख के रखो ना इसको, क्या है उसमें, बढ़िया एकदम। ऐसा मार्जिन में नोट करने का, और बस सिंपल एक ऑडिटिंग कंसोलिडेशन मतलब क्या है, वो प्रोसीजर है जिसके हिसाब से वो बनता है, उसके हिसाब से अपन को ऑडिट करने का। पॉइंट से ध्यान में रखने के अपने को। चलो आगे, द फंडामेंटल assumption then we talk about is what, consistency.
requires the auditor of the consolidated financial statement to consider whether the length of reporting period and any difference in the financial year ends or are same from the period to period. If there have been any changes in the respective reporting periods of the components included in CFS having material effect, the auditor should ensure that the entity discloses such changes and the manner of treatment in the financial statements. बराबर है. So उसके बाद वो क्या कहता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड. क्या बोला? देयर शुड बी व्हाट? कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट? रिपोर्टिंग पीरियड. डन. सो सिंपल. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स has issued a circular number 39/2014 dated 14th October 2014 stating that Schedule 3 to the Act read with the applicable accounting standard does not envisage that the company while preparing the financial statements merely repeats the disclosures made by it under separate financial statements. The company would need not give all the disclosures relevant to the CFS statements only. The company would need to give, need not गलती से पढ़ा मैंने, need to give only those disclosures which are relevant for CFS. So आपने, आप समझिए बात को, इधर जो है आपका ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बराबर है. इधर जो है इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. सो इसका जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बराबर, इसका CFS जो बना रहे हो, बराबर है. सो ये CFS में क्या होना चाहिए? ये CFS में डिस्क्लोजर्स ओनली रिलेटेड टू CFS. डिस्क्लोजर्स ओनली रिलेटेड टू व्हाट? CFS. दैट्स इट. सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. तो आपको सिर्फ मियरली डिस्क्लोजर्स को रिपीट नहीं करने का है. ये बेसिक जनरल पॉइंट्स है. इधर के डिस्क्लोजर कॉपी पेस्ट, उधर के डिस्क्लोजर कॉपी पेस्ट. ऑफिस में ऐसा काम नहीं. CFS से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसका ट्रीटमेंट, हार्मोनाइजेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स, इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, जो CFS से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है वो अपने को देने का है. ओके. फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 lays down certain principles that needs to be observed while giving the information which is a part of separate financial statements of the components, but that need not be reported in the notes and other explanatory. तो AS 21 के हिसाब से जो और बोला है वो, तो क्या ये आपको समझ में आएगा बच्चों? सो करंट पीरियड एडजस्टमेंट क्या होता है वो हमने देखा, बराबर है. उसमें अपन को ये सारे आइटम्स थे कि जो अपने को वेरीफाई करना है एडजस्टमेंट्स करंट पीरियड में कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं, इंटरेस्ट का, अनरियलाइज्ड, डेफर्ड टैक्स, इंडेटनेस, ये सारे. तो ये पूरा होने के बाद आपको फिर ये सारे एडजस्टमेंट्स देखने हैं. एंड फिर इसका ऑडिट में भी क्या बोला है कि इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ गुडविल और वो सारी बातें अपने को देखना है. ठीक है, सिंपल है, तुमको ऐसे दिक्कत वाला काम नहीं है. तो ये बेसिकली बस आपको ध्यान में रखने का है, प्रोसीजर है, इसके हिसाब से काम करना है. नाउ द ऑडिटर शुड, जो पढ़ा वो अभी करना है. लेट्स, the auditor should examine notes required by the applicable standards which are necessary for disclosing what present in true and fair view of the CFS. Additional statutory information disclosed in the separate financial statements having bearing on true and fair view of the CFS have been disclosed. So notes में देखने का कि जो भी प्रॉपर डिस्क्लोजर है नहीं ट्रू एंड फेयर के लिए, और हर एक कंपोनेंट में कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट्स होंगे, वो भी CFS में जाना चाहिए. इन एडिशन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज पर शेड्यूल 3 शुड बी डिस्क्लोज्ड. एग्जाम्पल, ये पढ़ लो आप, एग्जाम्पल गो थ्रू इट. चलो, सो
एज रिगार्ड्स कंसोलिडेशन अभी वही वही बातें जो हमने देखी थी, बस चेक कर लो अभी, बहुत सिंपल है, अभी खत्म करते हैं इसको, चलो। एज रिगार्ड्स कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ intra-group transactions, it should be ensured that these are disclosed in a single line item separately or adjusted in the information disclosed for the parent of each component. So consolidation adjustment properly disclosed होना चाहिए. Ind AS 110 does not give a list of information which is a part of separate financial statements, but that need to be reported, but that need not be reported in the notes and other explanatory material of the CFS. However, based on section 129 subsection 4 and MCA circular 39/2014 जो अभी ऊपर पढ़ा, it is to be construed that even CFS under Ind AS only those disclosures should be given which are relevant to what consolidated financial statements. तो as an auditor वो अपन ने देखना है, वही डिस्क्लोजर देना है जो CFS से रिलेटेड है. Based on the above discussion, in the case of the companies, the information such as the following given in the notes to separate financial statement need not be included in CFS. कौन सा है वो? Source from which the bonus shares are issued, disclosure of all unutilized monies out of the issue, disclosure regarding under MSME Act, statement of investments, value of imports on CIF, raw material, components and spare parts, capital goods. बराबर है, ये फिफ्थ के पॉइंट है. देन एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ ऑल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, amount remitted during the year in foreign currencies, earnings in foreign exchange, that is on FOB basis, royalty, know-how, interest, other income. So ये सारे जो चीजें है ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि which of the disclosures under CFS need not be included in consolidated financial statements. तो ये लिस्ट है, एक बार इस लिस्ट को पढ़ो. डन. सो अभी इन बातों को सर ये याद कैसे करें इतनी बड़ी लिस्ट को? सो ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो अपन जो मेन मेन बातें हैं उसको समझते हैं. देखो, पहले दो बातें जो है वो डिस्क्लोजर की बात करेंगे, बराबर है. सो डिस्क्लोजर कौन सा? दो डिस्को कौन सा करना है? डिस्को में आपको जो पैसा, आप एक तो देखो छोटे लोग हो, डिस्को कर रहे हो आप लोग, बहुत छोटे लोग आप. सो डिस्को आप गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डिस्को, और डिस्को में गए तो आपने पूरा पैसा खर्चा ही नहीं करा क्योंकि आप बहुत स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के हो. सो इसीलिए डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट अनयूटिलाइज्ड मनी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ये दो डिस्क्लोजर करना आपको. फिर आपने अनयूटिलाइज मनी किया तो आपने फिर क्या करा? फॉरेन एक्सचेंज की बात करी. सो बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में? आपने कुछ बातें इंपोर्ट करी, ठीक है. सो आपने इंपोर्ट करे, सो इंपोर्ट करा तो आपने फॉरेन करेंसी में पैसा दिया, बराबर है. आपने फॉरेन करेंसी में पैसा वापस से लिया, आपने फॉरेन एक्सचेंज में अर्न भी किया, बराबर है कि नहीं?
सो बढ़िया, एकदम इंपोर्ट इंपोर्ट की बातें हुई और फॉरेन करेंसी की बातें हुई आपकी। सो आपने इंपोर्ट किया, बराबर है, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, आपने सब इंपोर्ट किया, बराबर है। फिर वैल्यू आपको दिखानी ऑफ ऑल द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, components consumed during the year, calculated on CIF basis by the company during the financial year and consumed during the financial year. So आपने कुछ बातें क्या करी, आपने इंपोर्ट करी आपने, सो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स आपको बताना है, और इंपोर्ट किया तो आपने एक्सपेंडिचर किया फॉर रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल फीस, the amount remitted during the year in foreign currencies on account of dividend to non-residents, and then earnings in foreign exchange under export of goods, royalty, no. सो आपने डिस्क्लोजर किया, फिर आपने वैल्यू ऑफ इंपोर्ट किया, तो आपने पेमेंट किया फॉरेन करेंसी में, एक्सपेंडिचर दैट इज, फिर आपने रेमिट किया डिविडेंड्स को, और आपने अर्न भी किया कुछ पैसा, बराबर है। तो ऐसी कुछ बातें आपको दिखानी है। फिर आपका बोनस शेयर का पैसा, ठीक है, एंड अदर इनकम, तो ये बातें आपको बतानी है। सो ये आपको इतना ध्यान में रखना कि ये आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है, नीड नॉट बी इंक्लूडेड। सही है एकदम, यस सर। चलो, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये अपन ने पढ़ लिया। अब ये फटाफट बातें जो है वो कर लेते हैं, बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, उसको फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 1 2 3 4। सो व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, पेरेंट का ऑडिटर is auditor of all the components. While drafting the audit report, the auditor should report whether principles and procedures for preparation and presentation of CFS has been followed. Principles, procedures followed. In case of any departure or deviation, 705 में अपन ने क्या किया है, उसका ओपिनियन दिया हुआ है। Auditor should issue an audit report expressing an opinion whether CFS give true and fair view of the state of affairs of the group as on balance sheet date, and profit and loss account gives true and fair view for the period under audit. When CFS also includes cash flow statement, the auditor should give his opinion on the cash flow statement also. So we have to give the opinion on balance sheet, profit and losses, as well as the cash flows. जब अपन ही है तो अपन ने इन सब पे रिपोर्ट करना है कि बराबर से अपन ने फॉलो किया है, अगर नहीं फॉलो किया है तो 705 में मॉडिफाई कर देना है, एंड अगर सब बढ़िया है तो वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हेन ही इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स, in case the parent auditor is not the auditor of all the components included in the CFS, the auditor of the CFS should consider the requirement of what 600, मतलब using the work of what other auditors। तो ये ध्यान में रखने का, इधर डायरेक्टली फिर अपन ने ऐसे 600 को यूज कर लेने का। अपन ही है ऑडिटर, तो अपन सीधा अपना ओपिनियन देने का कि कंसोलिडेशन के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया या नहीं किया, डिपार्चर या डेविएशन है तो मॉडिफाइड ओपिनियन देने का, और फिर उसके बाद ट्रू एंड फेयर है या नहीं है वो आपको बता देना है। तो आपने 600 का यूज करना, 600 के साथ साथ यू हैव टू यूज ऐसे 706 EOM and OM. The auditor considers necessary to make a reference to the audit of the other auditors. The report on the CFS should disclose clearly the magnitude of the portion the financial statements audited by the other auditors. बराबर है। सो यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो सर ये आता है किधर, दिस इज गिवन अंडर वेयर अदर मैटर पैराग्राफ में। तो आपने SA 600 का रेफरेंस लेके व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो उसका कॉम्पिटेंस, उसके इंडिपेंडेंस, वो सब बातें अपन ने देखनी है। उसके बाद ऐसे 706 में अपन ये अदर मैटर को डिस्कस कर लेंगे कि बाबा हम उसने कौन से कंपोनेंट्स का ऑडिट किया है, हमने उसका कितने हद तक उसका काम यूज किया है। दिस मे बी डन बाय स्टेटिंग दी aggregate rupee amount or percentages of total assets and cash flows. Total assets, revenues, cash flows not audited by parents auditor should be presented before giving effect to permanent and consolidated adjustments. Reference in the report of the auditors, the fact that part of the audit group was made by other auditor.
ठीक है. And when components auditors report on financial statements under accounting framework different from that of the parent. So इधर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the parent may have components located in multiple geographies outside India, applying accounting framework that is different from that of the parent preparing the financial statements. Foreign components prepare financial statements under different framework, which may be well-known framework or the local gap of the jurisdiction. Local component auditors may be unable to report on the financial statement prepared using the gaps because of the unfamiliarity. सही है ना एकदम. वहां का मतलब आप समझो, एक यूएस गैप है और एक इंडियन गैप है. सो यूएस में जो अपनी सब्सिडरी है वो इसके हिसाब से रिपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको आइडिया नहीं ना इंडियन गैप के बारे में. बराबर है. So when the components financial statements are prepared under an accounting framework that is different used by the parent in preparing group consolidated financial statements, parents management perform a conversion of the components audited financial statements from the framework used by the component to framework under which the consolidated financial statements are prepared. Conversion adjustments are audited by principal auditor to ensure the financial information is suitable. तो तुम नहीं कर सकते तो हम करके देंगे. खत्म. Alternatively, prepare financial statements on the basis of parents' accounting policies as outlined in the group accounting manual to facilitate preparation of the CFS. The group accounting manual will normally contain all the accounting policies, including disclosures, consistent with the financial reporting framework under which the group's financial statements are prepared. Local component auditor can then audit and issue audit report. When applying the approach of using the group accounting policies as the financial accounting framework for components to report under, the principal or parent auditor should perform procedures necessary to determine compliance with the group accounting policies applicable with the gap applicable to what? The financial statements of the parents. This ensures that the information prepared under the requirements of the group accounting policies will be directly usable. The differences between the basis used for the components and that of the CFS. बराबर. Principal auditor can then decide whether to or not to rely on the components audit report. एक बार फिर से पढ़ो. अगर डिफरेंट है तो, पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, हम करके दे देंगे आपको, या हम एक मैनुअल देंगे जिसमें आप लोकल वहां का बना के दे देगा, ऑडिट करेगा, फिर हम लोग उसको यूज करेंगे और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करेगा. अच्छे से पढ़ लो इसको एक बार आराम से.
चलो, सो क्या क्या बात हुई। अगर अपन ही पूरे ऑडिटर्स हैं तो अपन ने सिंपली क्या करना है, अपन ने अपना ओपिनियन देने का है वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अगर अपन कंपोनेंट के ऑडिटर नहीं है तो 600 को यूज करने का, और अदर मैटर में 706 के अंदर वो रेफरेंस देने का उसका। अगर वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं यूज कर रहे बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, तो अपन ने उसके बारे में क्या करना है वो अपन ने बातचीत करी। नाउ when the components auditors report under auditing framework different from that of the parent. Normally, audits of financial statements including CFS are performed under auditing standards generally accepted in India. In order to maintain consistency of the auditing framework to enable the parent auditor rely and refer to other auditors report, the consolidated financial statements, the components financial statement should also be audited under a framework that corresponds to Indian gas जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट जो हम लोग इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे, सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट भी इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनेगा। कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड, सो क्या लिखा हुआ है, generally the financial statements of all the components included in the CFS should be audited or subject to audit procedures, right? Such audit and audit procedures performed by other auditors. But where the financial statements continue to remain unaudited, the auditor reporting on CFS should consider unaudited components, evaluating a possible modification to his report. The evaluation is necessary because the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate evidence. In such cases, the auditor should evaluate both qualitative and quantitative factors and modification under SA 705. Read. Okay. Chalo, over. Best. So here we conclude with what, Veda? The chapter that is group audits. I hope काफी easy था, आसान था एकदम, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो बात करता है अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। इसके अंदर 2 यूनिट थे बच्चों। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में है, ऑडिट ऑफ बैंक्स, और दूसरा जो है एनबीएफसी। अब जब हम लोग ये ऑडिट ऑफ बैंक्स वाला जो ये चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं ना भाई, मतलब जब आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो मैंने उस समय पे भी आपसे कहा था कि ये चैप्टर जो है ये कहाँ से आया है, ये चैप्टर आया है सीए फाइनल से सीए इंटरमीडिएट में, एंड ये रहा अपन पढ़ रहे हैं इसको सीए फाइनल में। तो ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर है, थोड़ा डिटेल में यहाँ वहाँ कुछ बातें कही गई है, बट मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर है, बराबर है। और इस चैप्टर में भी इंस्टीट्यूट ने खुद ने कहा है कि आप इंटर का चैप्टर जो है उसको रेफर कीजिएगा। सो इसके अंदर 2 बातें हैं, एक हम लोग ऑडिट ऑफ बैंक्स की बात करेंगे जो यूनिट 1 में बात करी है, और यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज की, ठीक है। सो पहले इस चैप्टर के कुछ
मेन मेन हिस्से, कुछ ऑडिट की बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जो हम लोग को पता है, कैसे उसको वेरीफाई करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड वंस व्हेन दैट इज डन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बॉस, फिर हम लोग बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से ऑडिट को प्लान करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसके बारे में जो है हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है तो वो तो होते रहेगा। ठीक है, मतलब कोई इतना कुछ ऐसा भारी नहीं है। ठीक है, ओके। सो बातचीत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। वी टॉक अबाउट इज दी इंटरनल कंट्रोल इन सर्टन सिलेक्टेड एरियाज। ये मजा आएगा पढ़ने में, कुछ भारी भी है। सो बेटा हम लोग हैं अभी बैंक के अंदर, अपना जो क्लाइंट है ये है बैंक, ध्यान में रखना। और इधर जो है ना, आपने बहुत से बच्चों ने बैंक ऑडिट किया भी होगा इंटर में, शायद उस समय पे काफी इमेजिन करने के लिए डिफिकल्ट होता होगा, बट अभी ये वाला जो पार्ट जब आप पढ़ेंगे और अगर आपने बैंक ऑडिट किया है तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। सो बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन सिलेक्टेड एरियाज, तो लेट्स डिस्कस दैट। सो सिलेक्टेड एरियाज में बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स क्या है उसके बारे में फोकस करते हैं। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फॉर मिटिगेटिंग रिस्क्स, मेंटेन गुड गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और बैंक्स के अंदर भाई इंटरनल कंट्रोल्स तो होना बहुत जरूरी है ना, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स और कितना ज्यादा रिस्क वहां पे है जो इनके ऑपरेशंस में है। सो अलग अलग एरियाज है, उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सो सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं अपन क्या, जनरल कंट्रोल्स के बारे में। सो क्या लिखा हुआ है, द स्टाफ एंड द ऑफिसर्स of the bank should be shifted from one position to another frequently without prior notice। सब नोट करते जाना है अच्छे से। इसका मतलब ही हम लोग क्या कह रहे हैं कि देयर शुड बी रोटेशन ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग व्हाट द प्रायर नोटिस। क्या होता है ना, अगर वही व्यक्ति अगर एक जगह पे जमा हुआ है तो उसको पता है कि काम मेरे को ही करना है, तो वो उसके अंदर क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। तो आज अगर वो कैशियर के तौर पे बैठा है तो कल चल के उसको डीडी प्रिंट कराने बिठा दो उसको, बराबर है, दूसरा कुछ काम दे दो उसको, बट एक व्यक्ति को एक ही जगह पे लंबे समय तक उसे बैठने ना दो। फर्स्ट कट। सो पॉइंट नंबर 1 सिंपल है, बैंक के अंदर आपने देखना है कि देयर शुड बी व्हाट, रोटेशन ऑफ व्हाट, ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। वेरी गुड। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ वन पर्सन should always be checked by another person, usually by an officer in the normal course of business। मतलब जिसमें अपन क्या कह रहे हैं यहां पे कि इधर अपन बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी एन इंटरनल चेक। क्या होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक करे, यूजुअली बाय एन ऑफिसर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ऐसा होता है क्या बैंक में, जैसे इधर अपन कैशियर की अगर बात करें तो आपको बैंक में वही कैशियर आपको बार बार नहीं दिखेगा, उसकी ड्यूटीज चेंज होते हैं। इधर अपन एग्जाम्पल इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है भाई कि आप क्या करते हो, एक जगह पे आप कैश जमा करते हो, फिर वो कैश जमा करी हुई रिसीट डीडी का फॉर्म भरते हो, वो जाते हो ऐसे व्यक्ति के पास जो सिस्टम में उसकी एंट्री करता है, फिर सिस्टम में एंट्री करने के बाद वो उसको प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के बाद वो क्या करता है, उसको मैनेजर के पास लेके जाता है।
मैनेजर वो सिस्टम में फीड करी हुई जो एंट्री है वो चेक करता है, आपने जो फॉर्म दिया वो चेक करता है, अमाउंट चेक करता है, कमीशन बराबर से आया नहीं आया वो चेक करता है, सारी बातें आपको वो रेड टिक्स दिखेंगी डीडी के ऊपर। और फिर उसके बाद वो मैनेजर वहां पे साइन करता है और फिर आपको डीडी इशू होता है। आपने देखा होगा कि काफी 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है डीडी इशू होने में। तो ये बात है। तो इंटरनल चेक होता है कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति वहां पे क्या हो रहा है चेक कर रहा है। ये नॉर्मल कोर्स में ये मतलब इनबिल्ड प्रोसेस बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स शुड बी प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली एवरी डे। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, जैसे अगर अपन बात करें यहां पे जो भी ये कैश जो बुक मेंटेन करते हैं वो बराबर है, कैश कलेक्टेड, इधर भी तो नॉर्मल खर्चे होंगे बराबर, कैश कलेक्टेड जो डिपॉजिट होती है कैश कलेक्टेड और डिपॉजिटेड। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका इट शुड बी प्रूव्ड व्हाट इंडिपेंडेंटली। प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली मतलब इट शुड बी वेरीफाइड बाय एन अनदर पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व इनटू दिस वर्क, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। तो क्या होता है बैंक्स में आपने देखा होगा कि जब कैश क्लोजिंग होता है ना, तो उस समय पे क्या होता है जब कैश क्लोजिंग होता है तो उस समय पे दूसरा व्यक्ति आता है कैश काउंट करता है और जितना सिस्टम में एंट्री हुआ है कैश का उसको मैच करता है, तो बुक्स क्या होता है टैली होता है। सो ये आपको कैश में आपको दिखेगा, सही है एकदम, यस। सो यहां पे चेक बाय अनदर पर्सन होना चाहिए बराबर, यहां पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए ऑफ द बुक्स। उसके बाद बैंक फॉर्म्स की बात करते हैं। सो चेक बुक्स, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, ट्रैवलर्स चेक, करेंसी कार्ड्स, ये जो है ना बैंक फॉर्म्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर्स, इन्वेंट्री, स्टेशनरी बैंक की बराबर है, ये जो बैंक की स्टेशनरी शुड बी केप्ट इन द पोजेशन ऑफ एन ऑफिसर और अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड वेरीफाई द इशुएंस ऑफ स्टॉक ऑफ सच स्टेशनरी। मतलब भाई बैंक का स्टैंप भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया ना तो दिक्कत है। बैंक के एफडी सर्टिफिकेट्स, करेंसी कार्ड्स, मतलब वो जो इन्वेंट्री है ना, ये इन्वेंट्री काफी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है ना, ये सारी जो इन्वेंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये सारी जो इन्वेंट्री है ये कैसी है, ये दिस इन्वेंट्री इज व्हाट अ वेरी सेंसिटिव इन्वेंट्री। अबे सो ये जो इन्वेंट्री है ये कैसी इन्वेंट्री है, सो दिस इज सेंसिटिव इन्वेंट्री। तो वो किसी के भी हाथ में नहीं हो सकती, तो उसको इशू कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। सो दैट्स द कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद मेल बॉक्स की बात कर रहे हैं। मेल मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, जो अपने कुरियर वगैरह आता है, शुड बी ओपनड बाय हु, ओपनड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। Signatures on all the letters and advices received from other branches of the bank or its correspondence should be checked by the officer with the signature book. So जो भी मेल कम्युनिकेशन जो आ रहा है, करस्पॉन्डेंस जो आ रहा है दूसरे भी ब्रांचेस से, तो इट शुड बी ओपन बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, बराबर है, चेक बाय एन ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक, कि वही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने खोलना चाहिए और अपन ने देखना चाहिए कि वही व्यक्ति खोल रहा है ना उसका सिग्नेचर वहां पे है या नहीं है। द सिग्नेचर बुक and telegraphic code book should be kept with the responsible officers and access should be allowed only to authorized person. पहले के जमाने में मनी ट्रांसफर्स हुआ करते थे ना, वो टेलीफोनिक कोड बुक से हुआ करते थे। मनी ट्रांसफर, टेली ट्रांसफर्स होते थे, मनी ट्रांसफर। सो उसका सिग्नेचर बुक या कोड बुक जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए। और सिग्नेचर बुक की भी बात जो करते हैं ना अपन, तो ये सिग्नेचर बुक मतलब क्या कहते हैं, जो अपने ये स्पेसिमेन सिग्नेचर्स होते हैं ना, अभी तो ये सिस्टम में होता है बट
पहले के जमाने में एक अलग से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो, जब चेक क्लियर करना है या विड्रॉल का या कुछ, तो वो वहां पे सिग्नेचर जब मैच करते थे, तो वो सिग्नेचर बुक जो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स जो अपने होते हैं, तो वो वाला सिग्नेचर बुक बराबर है, तो उसका ऑथराइज पर्सन के पास होना चाहिए, नहीं तो कोई फोर्स कर लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा है। देन वी हैव टू टेक आउट व्हाट द इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट द रिस्क सच एज फायर, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट एंड एम्प्लॉइज इनफिडिलिटी। एम्प्लॉइज ने गड़बड़ कर दिया तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल पावर्स of officers of different grades should be clearly defined. Petty cashier, main cashier, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, बराबर है। तो हर एक का जो पावर है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर, मेन मैनेजर, मेन कैशियर और पेटी कैशियर, तो सबका जो पावर है वो अलग अलग होता है। सो दीज पावर्स शुड बी व्हाट, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड व्हाट पावर्स डू दे हैव। ओके, फिर उसके बाद देयर शुड बी व्हाट सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस एट पीरियोडिक इंटरवल्स बाय इंटरनल डिपार्टमेंट। द इरेगुलरिटी शुड बी प्रॉम्प्टली रेक्टिफाइड। समझ में आया आपको? सो ये जो है दोस्तों एक जनरल कंट्रोल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो है भाई एग्जाम में स्ट्रेट वे आपको क्वेरी आएगा कि व्हाट आर द जनरल इंटरनल कंट्रोल्स इन द बैंक। सो ये जो है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इन्वेंट्री सही होना चाहिए, ऑफिसर्स का पावर, सिग्नेचर बुक, टेलीफोनिक बुक विद द सेपरेट पर्सन्स, ऐसा। सो इंश्योरेंस लेने का और पावर सबकी क्लियर, ये जनरल पॉइंट्स है ये, ठीक है। रीड करो इसको, फिर कैश के कंट्रोल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर देन। अभी बात करते हैं किसके बारे में, कैश के बारे में। अभी स्पेसिफिक कैश, अभी जनरल हो गया ना, जनरल के बाद अभी बात करते हैं कैश। सो कैश की बात करते हैं तो इट शुड बी केप्ट इन वेयर, ज्वाइंट कस्टडी ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तो क्या हो जाएगा, दोनों का कंट्रोल रहेगा, कोई एक चोरी नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक ईमानदार होगा ना। तो इसीलिए इट शुड बी केप्ट अंडर व्हाट, ज्वाइंट कस्टडी ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। इन एडिशन टू नॉर्मल चेकिंग बाय द चीफ कैशियर, बराबर, कैश शुड बी टेस्ट चेक and counted in full occasionally by responsible officer other than those handling the cash. Actual cash in hand should agree with what the balance shown in the day book every day. मतलब you have to compare what physical cash versus डे बुक का कैश। डे बुक कैश मतलब क्या सर, जो रोजाना जो कैश आता है ना लोग डिपॉजिट करते हैं, तो वो वाला जो कैश है ना वो बराबर से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ वो अपने को चेक करना है। क्लियर है एकदम। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो या दो से ज्यादा लोगों के पास कैश होना चाहिए, जिसमें वो कैश क्या होना चाहिए, वो टेस्ट चेक करना चाहिए एंड इट शुड बी काउंटेड इन फुल, पूरा पैसा गिनने का रिस्क नहीं ले सकते, बाय अ पर्सन अदर देन हु इज हैंडलिंग द कैश, बराबर। देन ही शुड हैव नो एक्सेस टू कस्टमर्स लेजर अकाउंट्स एंड द डे बुक, नहीं तो वो अल्टर कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा, एंट्री चेंज कर देगा उसके अंदर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड एज द बैंक मैनेजमेंट्स आर ऑफन टेम्प्टेड टू यूज कैशियर्स because
of their shorter working hours as leisure clerks in the absence of regular staff. This can result in the substantial loss to the bank. So उनको कैशियर को वो लेजर का एक्सेस नहीं देने का, कस्टमर्स लेजर. So this is an important safeguard as the bank managements are often tempted to use the cashiers because of their shorter working hours as ledger clerks in the absence of regular staff. Counterfoil of the cash receipt vouchers barabar should be signed by an officer in the cash department in addition with the receiving cashier. अब counterfoil क्या होता है आपको मैं बताता हूं. जैसे आपने कभी ये डिपॉजिट स्लिप देखा होगा आपने. सो बैंक का जब अपन बात करते हैं डिपॉजिट स्लिप, सो ये डिपॉजिट स्लिप रहा ये, ठीक है. सो क्या होता है, इतना हाफ पार्ट जो है ये अपने को मिलता है और हाफ पार्ट जो है ये काउंटर, छोटा काउंटर ये अपने पास होता है, और ये जो राइट साइड वाला जो काउंटर है ये किसके पास होता है, ये बैंक के पास होता है. सो इसके अंदर आप देख रहे हो फॉर बैंक यूज ओनली, तो उसने साइन करना चाहिए, स्टैंप मारना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ भाई इतना हमने कैश रिसीव किया करके. तो उससे मैच होएगा ना कि एक तो काउंटर स्लिप है, कैश रिसीव्ड है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सिस्टम के अंदर उतना कैश दिख रहा है और फिजिकल कैश उससे मैच होगा. सो काउंटर फॉइल्स जो है ऑफ द कैश रिसीट, दैट इज द काउंटरफिट्स ऑफ पे इन स्लिप, शुड बी साइंड बाय एन ऑफिसर इन द कैश डिपार्टमेंट इन अलॉन्ग विथ व्हाट, ये कैश डिपार्टमेंट वाले ने तो साइन करना ही चाहिए अलॉन्ग विद द रिसीविंग कैशियर कि हाँ भाई इतना पैसा, वो सारे रिसीट्स मैच होके, कैश से मैच होके डे बुक में मैच होना चाहिए. ओके उसके बाद पेमेंट की बात कर रहे हैं. पेमेंट मतलब जैसे अभी यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, हम लोग विड्रॉ भी तो करते हैं कैश को बैंक से. आज के तारीख में तो मोस्टली हम लोग सर क्या करते हैं, सर हम लोग एटीएम से विड्रॉ करते हैं. बट जब बड़ी अमाउंट विड्रॉ करनी होती है, 1-2 लाख रुपए विड्रॉ करना है कुछ काम से, तो ऐसे केस में हम लोग को विड्रॉल स्लिप भर के बैंक में हम लोग को जमा करना है. सो इट शुड बी मेड ओनली आफ्टर द वाउचर्स, दैट इज चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स have been passed for payments by an authorized officer and have been entered into the customer's account. मतलब पहले आपको देखना है कस्टमर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है ना, कस्टमर अकाउंट से पास हुआ ना, फिर उसके बाद आप पेमेंट को रिलीज करना. रिसीट एंड पेमेंट स्क्रोल्स और द टोटल शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश कॉलम, बराबर कि नहीं. जो भी पैसा आया, पेमेंट गया, बराबर, ऑफ द डे बुक बाय इंडिपेंडेंट पर्सन. तो वापस से इंडिपेंडेंट पर्सन का होना बहुत जरूरी है. High value cash receipts and payments should be verified by higher officer or the manager, and excess cash balance should be remitted to the currency chest according to the branch's retention limit of daily basis. अभी ये क्या होता है, excess cash balance should be remitted to the currency chest according to the branch's retention limit on daily basis. आप समझिए क्या होता है ना, इसके अंदर हर ब्रांच में कितना कैश होना चाहिए उसका एक लिमिट होता है. अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट विड्रॉ करनी है, मान लो आपको 10-15 लाख रुपए विड्रॉ करना है, 20 लाख रुपए विड्रॉ करना है, आपके अकाउंट में भरपूर पैसा है, कैश विड्रॉ करना है, आपका पैसा है, आपको कैश विड्रॉ करना है, आप कर सकते हैं, भले ही वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करे मेरा पैसा मैं विड्रॉ करना चाहता हूं. बैंक में, वो ब्रांच में उतना पैसा होना भी तो चाहिए ना दोस्त. तो इसलिए एक दिन पहले आपको बोलना पड़ता है कि कल मुझे 20 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, तो उतना कैश लेके, तो वो रिक्वेस्ट डालते हैं वैसे, और फिर वो ब्रांच में उतना पैसा आता है. तो अगर वो लिमिट से एक्सेस, अगर वो लिमिट से अगर एक्सेस पैसा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो आपको ये रेमिट करना है वापस से ब्रांच में. समझ में आया? रीड कर लो इसको. समझ में आया एकदम? सो ये बेटा कैश की बातें हो गई. सो कैश की बात करें तो जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन ने उसको वेरीफाई करना चाहिए,
उस व्यक्ति को लेजर का एक्सेस नहीं होना चाहिए। स्टोरी करो इसको। सो 2 लोगों के पास कैश का एक्सेस होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेड एंड काउंटेड इन फुल। नो एक्सेस टू कस्टमर्स लेजर। फिर वो डिपॉजिट करता है तो काउंटर फॉइल इट शुड बी साइंड बाय द कैश डिपार्टमेंट। पेमेंट भी किया है तो इट शुड बी पास्ड फॉर पेमेंट ओनली बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड आफ्टर इट इज रूटेड थ्रू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर में अकाउंट में उतना बैलेंस भी तो होना चाहिए। एंड देन रिसीट एंड पेमेंट स्क्रोल्स ऑफ द टोटल शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश बुक एंड एक्सेस कैश वापस से भेज देना चाहिए। तो ये जनरल जो कैश की जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसमें हर एक स्टेज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सो अगर अपन देखें ऐसा पहला कि भाई पहले आप रिसीट या पेमेंट कर रहे हो तो रिसीट के लिए आपने काउंटर फॉइल देना चाहिए और वो कैश डिपार्टमेंट के हेड ने साइन करना चाहिए अलॉन्ग विद द रिसीट रिसीविंग कैशियर। पेमेंट कर रहे हो तो ऑथराइज होना चाहिए। रिसीट या पेमेंट जो भी हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश बुक और वो मैच होना चाहिए जो भी रिसीट और पेमेंट है। सो ये 1, ये 2 और ये 3। फिर उसके बाद अगर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो आपने उसको देखना है कि हायर ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया और एक्सेस कैश यदि है सो इट शुड बी रेमिटेड टू द करेंसी चेस्ट। सो ये बात हो गई अब। फिर उसके बाद इनमें क्या होना चाहिए, जो भी कैश हैंडल कर रहे ज्वाइंट कैशियर के पास होना चाहिए। इट शुड बी काउंटेड इन फुल बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन एंड देन दिस पर्सन शुड हैव नो एक्सेस टू व्हाट द कस्टमर्स लेजर। ऐसा ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जनरल जो कैश के बारे में जो हो रहा है वो सब इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सो एक जनरल कंट्रोल आपको समझ में आ गया, कैश का कंट्रोल। अभी बच्चे बात करते हैं अबाउट व्हाट, क्लियरिंग। अब क्लियरिंग ये क्या होता है, चेक क्लियर होना मतलब समझते हो ना, क्लियरिंग मतलब चेक पास होना। सफिशिएंट फंड्स है, पास हो गया, चेक क्लियर। सो अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS implemented by RBI, there is what an electronic image of the check is transmitted to the paying branch through clearing house। एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज CTS आपने देखा होगा चेक्स पे, यहां पे ये CTS ये ऐसा ये चेक्स होते हैं CTS, ठीक है ना, दिख रहा है क्या आपको? नहीं, रुको आपको दिखाता हूं। अच्छा देखते हैं उसमें, समझते हैं उसको क्या। तो इसमें क्या होता है ना, QR कोड होता है उसमें। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है इसके लिए ऐसे दिखा नहीं सकता हूं मैं, बट रिस्क नहीं लेने का। सो उसमें ऐसे आपने आपके देखा होगा CTS क्लियर्ड, ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसा होता है, ऐसे CTS क्लियर्ड चेक, ठीक है। तो उसका इमेज जो है ना, क्या होता है, इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच, मतलब जिसके नाम पे वो चेक निकाला गया है, बराबर है, थ्रू क्लियरिंग हाउस along with the relevant information like data on the MICR band, date of presentation, presenting bank, etc. This effectively eliminates the associated cost of movement of physical checks, reduces the time required for their collection। नहीं तो पहले क्या होता था, क्लियरिंग हाउस में फिजिकल चेक्स जमा होते थे, रिस्पेक्टिव ब्रांचेस रिस्पेक्टिव बैंक्स में जाते थे। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसफर होता है, समझा? तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS ऐसा। सो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो क्या होता है, चेक का इमेज बराबर है एक पेयर बैंक और एक पेई बैंक, बराबर है, इट इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग बैंक एज पर RBI गाइडलाइंस। द ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू ईदर द ब्रांच is required to either call the customer or email him for any check received for the amount of rupees 5 lakh and above in respect of inward clearings. Auditor may verify the compliance on test check basis.
मतलब ये क्या होता है, आप समझिए, ये एक इंटरनल कंट्रोल है क्लियरिंग के लिए। पहले तो आपका समझा गया कि आज ये डिजिटल इमेज या इलेक्ट्रॉनिक इमेज के थ्रू क्लियरिंग होता है। अभी फिजिकल चेक का मूवमेंट नहीं होता है। अभी क्या होता है ये, इसलिए आपने देखा होगा कि विद इन अ डे, मतलब आज जमा किया कल चेक क्लियर हो जाएगा ये। सो क्या होता है यहाँ पे कि ये तो ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जब 5 लाख के ऊपर का चेक का अमाउंट होता है, तो यहां पे आरबीआई ने गाइडलाइन क्या लगाया। अब जैसे मान लो मैंने चेक इशू किया है, आपको मैंने 6 लाख का चेक दिया, आपने जमा किया, तो मेरे को बैंक से फोन आएगा पहले कि सर आपने 6 लाख का चेक इशू किया है, बराबर है कि नहीं। मैं कंफर्मेशन दूंगा, उसके बाद वो क्लियर होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा। सो ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सो ईदर कॉल द कस्टमर और ईमेल हिम फॉर एनी चेक रिसीव फॉर द अमाउंट ऑफ 5 लाख एंड अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड क्लियरिंग्स। द ऑडिटर में वेरीफाई ऑन टेस्ट चेक बेसिस। द ऑडिटर टू चेक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द ऑडिटर टू चेक वेदर सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर of the check is being verified by the staff or not, as else there will be liability for paying bank under all circumstances। मतलब तुम सिग्नेचर मैच करो, उसको वेरीफाई करो कि सिग्नेचर सही है कि नहीं। मतलब भाई अपना मैच विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर, we have to match the signature with what specimen signature before clearing the check। The unpaid checks received in outward clearing should be either sent to the customers at the recorded address or customers to be informed to collect the same from the branch। So ये unpaid checks मतलब क्या होता है सर, ये उनको वापस से भेज दो। So unpaid checks की बात जो कर रहे हैं अपन, वो बोल रहे हैं अपन जो बाउंस्ड चेक, जो बाउंस चेक है तो अपने को वापस आ जाते हैं ना, बराबर है। तो बाउंस चेक का जो है वो उनको उनको भेज दो, या उनको बोल लो तुम्हारे ये बाउंस चेक हो गए, तुम कलेक्ट कर लो ब्रांच में आके। तुम उन्हें भेज दो उनके एड्रेस पे, या तो उनको बोलो क्लियर कर लो। समझा बात। सो दिस इज व्हाट इज द चेक को अगर क्लियर करना है तो ये एक बेसिक, तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना दोस्त, 5 लाख या नंबर वाला, ठीक है। पढ़ो क्लियरिंग वाले पॉइंट्स। सो 3 कंट्रोल्स हो गए अपने, एक जनरल, एक कैश को लेके और एक क्लियरिंग को लेके। ऐसे बढ़िया चैप्टर एकदम से पढ़ते जाना है इसको बढ़िया से। ओके, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स परचेस्ड, इसके बारे में बात करते हैं। सो बिल्स फॉर कलेक्शन की बात हो रही है। सो व्हाट इज दिस बिल्स फॉर कलेक्शन। जो बिल्स रिसीवेबल है हमने लिए है, हम बैंक है, हमको भेजना है उसको कलेक्ट करने के लिए, लोगों से पैसा मांगने के लिए। सो ऑल डॉक्यूमेंट्स accompanying the bills should be received and entered in the register by responsible officer। At the time of dispatch, the officer should see that all documents are sent along with the bills। ठीक है, तो जो बिल्स आए अपने पास फॉर कलेक्शन, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए और वो भेजने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी क्या है, कस्टमर का अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ओनली आफ्टर द बिल्स आर व्हाट रिसीव्ड। मतलब तुमको उसके अकाउंट को क्रेडिट कब करना है, ओनली व्हेन द बिल्स हैव बीन कलेक्टेड और एन एडवाइस टू दैट इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक और ब्रांच और एजेंट टू विच दे वर सेंट फॉर कलेक्शन। कि तुमको कंफर्मेशन आना चाहिए, हाँ पैसा आ गया है, आप क्रेडिट करो उसके अकाउंट को। सो वॉट एवर बिल्स विच हैव बीन सेंट फॉर कलेक्शन
तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अकंपनी करने चाहिए, और वो क्रेडिट तभी होंगे जब एक्चुअल में द अमाउंट हैज बीन नॉट कलेक्टेड। इट्स सो सिंपल। कभी कभी नहीं तो क्या होता है कि अपन पहले क्रेडिट कर दे ये उम्मीद में कि पैसा तो आने ही वाला है, और बाद में अगर नहीं मिला, वो बिल डिसऑनर हुआ, तो प्रॉब्लम। इट शुड बी ensured that the bills sent by one branch for collection to another branch of the bank are not taken in the bills for collection twice in the amalgamated balance sheet of the bank। बराबर है कि नहीं? सो एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को भेजा, भाई मेरे को पॉसिबल नहीं हो रहा कलेक्ट करने के लिए, ये तेरे को भेज रहा हूं, तू कलेक्ट करवा लेना, तेरे एरिया का है। तो जब अपन अमालगमेशन बन रहे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका एक और इसका एक, 1+1 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बात? ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो गया ना फिर तो। अंडरस्टूड? यस। For this purpose, the receiving branch should reverse the entries regarding such bills at the end of the year for the closing purpose। समझा बात को? Yes sir। So that is what is bills for collection। नंबर 1, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेज देने हैं। क्रेडिट तभी करना जब एक्चुअल में पैसा रिसीव हो या उसका इंटीमेशन आ गया हो तब। एंड अगर एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को बोला है कि तू कलेक्ट कर दे, तो ऐसे केस में अमालगमेशन में वो 2 बार नहीं दिखाना चाहिए, एक एक बार पढ़ लो उसको, बहुत ईजी है, मजा आ रहा है सर। चलो आगे बढ़ते। बिल्स परचेस्ड। एट द टाइम ऑफ बिल्स परचेस्ड, an officer should verify that all documents of the title are properly assigned to the bank। अपन ने बिल खरीद लिया ना, मतलब जब अपन डिस्काउंटिंग करते हैं बिल्स को, तो अपन बिल्स को परचेस करते हैं और उनको डिस्काउंट पे, मतलब वो बिल का अमाउंट होगा कितना, 1000 रुपीज, तो हम लोग उसको पे करते हैं कितना, मान के चलो 900, जो भी कमीशन का रेट रहेगा। बराबर है कि नहीं? तो ये हमने क्या किया, टेक्निकली 1000 रुपए का जो बिल है वो हमने 900 में खरीदा, तो अब ये बिल अपने नाम पे आना चाहिए कि नहीं? वो टाइटल जो है उसका, इट शुड बी प्रॉपरली असाइन टू द बैंक, वो अपने नाम पे आना चाहिए। बिल्स परचेस्ड, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 1000 से 900, वो बोलता है सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट फॉर परचेसिंग और डिस्काउंटिंग टू कवर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सेट्रा। समझा बात को? पहले टाइटल बैंक के नाम पे होना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन आपके नाम पे होना, मतलब आपके पास होना चाहिए। द डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? सफिशिएंट मार्जिन। इफ द बैंक इज अनेबल टू कलेक्ट अ बिल ऑन द ड्यू डेट, immediate steps should be taken to recover the amount from the drawer against the security provided। बिल अगर डिसऑनर हो गया, तुरंत वो ड्रॉवर से वसूल लो। ऑल इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स शुड बी रिपोर्टेड टू हेड ऑफिस। बराबर है, हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग होना चाहिए। इन केस ऑफ बिल्स परचेस्ड आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द डिस्काउंट रिसीव्ड thereon should be properly apportioned between 2 years। अभी इसका फंडा क्या है, इस पॉइंट का समझिए बात को, इसका फंडा क्या है, इधर फोकस करो। अभी जैसा ये जो है ना पीरियड, ब्रोकन पीरियड है। अब मान ले यहां पे इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये अपन ने क्या किया, ये जनवरी में अपन ने ये बिल परचेस किया, और ये मैच्योरिटी होने वाला है इधर इन द मंथ ऑफ लेटेस्ट से मे। जैन फेब मार्च, यहां पे 3 मंथ्स हो गए इसके, और फिर अप्रैल मई, इधर हो गए 2 महीने। अब जो अपना 100 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ये ब्रोकन पीरियड है। इंटरेस्ट 100 रुपीज का। अब ये 100 रुपीज का आपने क्या करना चाहिए, इसको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। इसको आपने क्या करना चाहिए, 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। प्रोपोर्शनेटली यहां पे 3 महीने का इधर डालो
और 2 महीने का अगले साल उसको रिकॉर्ड करो। समझ में आया आपको? तो वो 100 को ऐसा आपने स्प्लिट करने का 600 और 400 रुपए। सो इधर तक के पीरियड में आप कितना रिकॉर्ड करोगे? इधर तक के पीरियड में आप 600 और इधर तक के पीरियड में 400। सो ऐसा आपने क्या करना है, उसको स्प्लिट कर देना है बिल्स परचेज को। So it should be assigned to the name of the bank. Sufficient margin should be kept. Outstanding अगर बिल है डिक्लाइन हो गया तो सिक्योरिटी से रिकवर कर लो. इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, एचओ को रिपोर्ट करो. एंड लास्ट में इट शुड बी अपोर्शन बिटवीन द 2 years. Go through it. चलो. Now we move ahead to the internal controls in the area of loans and advances. लोन देने की बात हो रही है, एडवांसेस देने की बात हो रही है. ठीक है. सो इसके बारे में, कंट्रोल्स के बारे में बातचीत करते हैं. सो द बैंक शुड मेक एडवांसेस ओनली आफ्टर, वेरी सिंपल, जो अपना रोज का काम है उसका क्रेडिट वर्दीनेस देखने का है. एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन फ्रॉम द प्रॉपर ऑथोरिटीज ऑफ द बैंक. मतलब उसका क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए. लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर या जो लोन डिपार्टमेंट है उसका जो सैंक्शनिंग ऑफिसर है उसका परमिशन होना चाहिए. उसके बाद ही आपने क्या करना चाहिए, उसको लोन या एडवांस देना चाहिए. सो पहले उसकी हैसियत, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी, दैट इज क्रेडिट वर्दीनेस, आपने चेक करना. वो चेक करने के बाद सैंक्शनिंग ऑफिसर से आपको वो लेटर लेना है एंड उसके बाद आप लोन दे दीजिएगा. पॉइंट नंबर 1 सिंपल है, वेरी सिंपल. दूसरा, लोन अगर दे रहे हो तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करना चाहिए बिफोर द एडवांस इज गिवन. मतलब प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम पे या टाइटल उसका असाइन कर लीजिएगा. हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, जो भी है डॉक्यूमेंट्स इशू कर लो. अग्रीमेंट्स, प्रोमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको क्या कर लो, एग्जीक्यूट कर लो. नेक्स्ट, sufficient margin should be kept against the securities taken to cover any decline in the value thereof to comply with the Reserve Bank of India's directives. For example, अगर आप मान लो आपने गोल्ड लोन दिया है, करंटली गोल्ड का जो रेट चल रहा है मान के चलो इट इज 62,000 रुपीज. तो आप जो लोन अमाउंट, गोल्ड वैल्यू लिखता हूं, तो ऐसे केस में आप लोन अमाउंट कितना देंगे? तो लेटर से लोन अमाउंट आप दे दो 55,000 रुपीज का. तो ये जो 7,000 रुपए का जो डिफरेंस आप रख रहे हो, वो 7,000 का डिफरेंस क्यों रखोगे आप? टू कवर द फॉल इन द वैल्यू. कल चल के अगर गोल्ड की वैल्यू कम हो गई तो इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन रखना चाहिए. दिस डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल इट एज द मार्जिन मनी. Such margin should be determined by proper authorities and it should be as per the general policy. Clear it then? Yes. Next, all the securities should be received and returned by responsible officer. And जो भी securities है, it should be kept in the joint custody. All securities which requiring registration should be in the name of the bank. जैसे अपन shares के ऊपर अगर अपन लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन क्या कर रहे हैं, शेयर्स के ऊपर लोन ले रहे हैं अपन, बराबर है, तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक और द टाइटल शुड बी गिवन टू द बैंक. बराबर है. सो अकम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू गिव द टाइटल टू द बैंक. शेयर्स का लोन लिया है, कार लोन लिया है या प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, सो ये जो भी सिक्योरिटी आपने दिया है जो अपने नाम पे होना चाहिए, वो हाइपोथिकेशन वो आना चाहिए. ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन द ड्रॉइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट.
नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अपना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। एडिशनल टेम्पररी लिमिट में बी सैंक्शन फॉर मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट एंड 90 days ऑफ मैक्सिमम टेन्योर। ओवरड्रॉ हो गया तो 90 days का टाइम लिमिट है, नहीं तो फिर वो आउट ऑफ ऑर्डर। ऑल अकाउंट्स विच एक्सीड्स अगेंस्ट द ड्रॉइंग पावर बराबर शुड बी रिपोर्टेड टू एचओ। द ऑपरेशन इन ईच शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, कि वो बराबर से पैसा आ रहा नहीं आ रहा, और अगर आपने वो रिव्यू भी नहीं किया तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। टर्म्ड एज व्हाट, टेम्पररी डेफिशिएंसी। टेम्पररी डेफिशिएंसी के चलते इट विल बी व्हाट, आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर एकदम? यस, वेरी गुड। पढ़ो लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, डिमांड ड्राफ्ट, योर फेवरेट। फीस भरने के लिए बहुत सी बार हम लोग डिमांड ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट में भरा होगा आपने। So the signatures on the demand draft should be checked by an officer with the signature book. All the DDs sold issued by a branch should be confirmed by an advice to the paying branch. If the paying branch does not receive proper confirmation of any DD from the issuing branch or does not receive credit in its account with that branch, should take immediate steps to ascertain the reasons. जैसे अपन बोलते हैं ना, डिमांड ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग पैसा जमा करते हैं, बराबर है, और फिर क्या होता है, वो पेएबल एट कोई दूसरा सिटी, कोई दूसरी स्टेट में वहां पे होता है। सो अपन ने बस वो चेक करना है। तो इसमें क्या देखना है, डिमांड ड्राफ्ट में सिग्नेचर्स, बराबर है, इट शुड बी कंफर्म विद द एडवाइस टू द पेइंग ब्रांच, प्रॉपर कंफर्मेशंस आपने ले लेने चाहिए। इंटर ब्रांच अकाउंट्स, द अकाउंट शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइसेस, मतलब पेएबल रिसीवेबल होगा वो। Prompt action should be taken by central authority if entries particularly are not responded to by any branch within reasonable time। तो वो पूरा कौन इफेक्ट लेगा, वो सेंट्रल अथॉरिटी। फटाफट ये पढ़ लीजिएगा, फिर बढ़िया सा एकदम अपन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करते हैं। मजा आएगा वो पढ़ने के लिए आपको। ये 2 पॉइंट पढ़ लो, फिर लास्ट पॉइंट अपना क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट पॉइंट, देन आज यहीं पे रुकते हैं अपन, ठीक है। 1 2 3 4, सही पढ़ लिया है, मजा ही आ गया। क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है मोस्टली बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं।
तो ऐसे किसी को भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता. देयर विल बी व्हाट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ रीजनेबली गुड क्रेडिट असेसमेंट्स. लिमिट्स डिसाइड होती ना. आप अप्लाई करते हो तो आपका बैंक ट्रांजैक्शन क्या है क्या नहीं है वो चेक किया जाता है. आपकी सैलरी कितनी है वो देखी जाती है, या आपका टर्नओवर कितना है अकाउंट में. उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीन होता है. स्क्रीनिंग होता है मतलब क्या होता है, वो एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटिनाइज होता है. यू आर बैंक, आप जाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन करेगा तो आप चेक करोगे उसका एप्लीकेशन. फिर उसके बाद अपन ने कहा चलो ठीक है एप्लीकेशन आए. नेक्स्ट क्या बोलता है, देयर शुड बी कंट्रोल ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स. कार्ड्स होते हैं ना बराबर, तो उसको स्टोर करना है. वो चिप कार्ड्स होते हैं ना, वो स्टोर करना है. नहीं तो कोई भी किसी भी अकाउंट से लिंक कर देगा, उसको एक्टिवेट कर लेगा एंड फिर तो दनादन पैसा गया ना भाई. सो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अभी इधर. सो इसमें क्या कंट्रोल है देखो. देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर बाय मर्चेंट कंफर्म्स द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट of the credit card holder from the bank before accepting the settlement. In case the amount to be settled exceeds the specified percentage of the total limit of the card holder, और transaction decline हो जाएगा. मतलब क्या है, अगर आपकी लिमिट है, मान लो कार्ड लिमिट है आपका, इट इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख रुपए का लिमिट है. इसमें आपने यूटिलाइज किया लेट अस से 80,000 रुपए यूटिलाइज किया. सो अनयूटिलाइज्ड कितना रहा, वेरी गुड, अनयूटिलाइज्ड रहा सर 20,000. अब तू मर्चेंट, मर्चेंट मतलब कौन, जिसके यहां से तू खरीदी करने जा रहा है. तू शॉपिंग करने गया, खाना खाने गया, फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू वो अलग अलग मर्चेंट है. सो अगर तू यहाँ पे मर्चेंट के पास, अगर तू अब भी इधर 30,000 का स्वाइप करेगा तो तेरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, बोलेगा इनसफिशिएंट फंड्स. तो ऐसा आपने क्या करना चाहिए, कंट्रोल एक मैकेनिज्म लगाना चाहिए कि उसका अनयूटिलाइज जो अमाउंट है, अनयूटिलाइज जो लिमिट है, ये अनयूटिलाइज लिमिट क्या हो, ये चेक हो. बराबर. देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग by the merchants of all settlements accepted by them through credit cards. Prompt reporting of all settlements. ये समझा आपको अनयूटिलाइज लिमिट का. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल सेटलमेंट्स. अब सेटलमेंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, पहले स्टेप बाय स्टेप ये वाला पढ़ते हैं. रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट्स should be made only after verification of the validity of merchant's acceptance of the card. All the reimbursement should be immediately charged to the customer's account. There should be a system to ensure that the statements are sent regularly and promptly to the customer. We should monitor and follow up the customer's payments. मैसेज आता है कि आपका ड्यू डेट रहेगा, पैसा अकाउंट में रखने का, पे कर लो विद इन टाइम, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा. बात करेंगे. Payments overdue beyond a reasonable period should be identified. For defaulting customers, credit should be stopped by informing the merchants through periodic bulletins. There should be a system of periodic review of the credit card holders. On the basis, the limits of may be revised if necessary. बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. अगर आपका ऑपरेशन बराबर है तो वो बढ़ा भी देंगे. ठीक है. सो ऐसा. तो अभी इसके अंदर बात कैसे होती है, एकदम सिंपल समझो भाई. मतलब पूरा अपन वेरी सिंपल है रे. ये क्या बोल रहा है कि इधर से आप क्या करना भाई, जाके क्लाइंट मतलब जहां अपन मर्चेंट के यहां स्वाइप करते हैं ना, तो मर्चेंट के यहां स्वाइप जब करते हैं अपन, तो मर्चेंट के यहां स्वाइप करा तो क्या हुआ, सिस्टम चेक करेगा बैलेंस है क्या, बैलेंस चेक है तो फिर क्या हो जाएगा, बैंक वो पिन डाल देगा, ऑथराइज कर देगा. आप पिन डालोगे, ऑथराइज हो गया. बैंक क्या करेगा, मर्चेंट को पैसा दे देगा, मर्चेंट को मिल गया पैसा.
मर्चेंट को बट पैसा मिल गया। रुको समझते हैं। क्या है समझ। मर्चेंट क्रेडिट कार्ड लेके गए इसके पास, स्वाइपिंग मशीन, इसके यहां स्वाइप करेगा, ये कार्ड स्वाइप करा इधर, सही है एकदम, यस। अभी क्या हो जाएगा, इधर से पहले ये कनेक्ट होगा किधर, बैंक के सर्वर के पास। बैंक के सर्वर पे यहां पे उसका अनयूटिलाइज्ड लिमिट ये चेक होगा। अनयूटिलाइज्ड लिमिट अगर है, अगर बोला कि हाँ अनयूटिलाइज्ड लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, इसको पैसा मिल जाएगा। सो बैंक क्या करेगा, इसको पैसा दे देगा। अब इस मर्चेंट ने क्या करना चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए। इस मर्चेंट ने क्या करना चाहिए, सेटलमेंट। जब सेटलमेंट करेगा तब जाके मर्चेंट अकाउंट में देन ओनली it will be credited in merchants account, बराबर है। और ये मर्चेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा सेटलमेंट करने के, और इधर कस्टमर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ऐसा होगा। तो सेटलमेंट होने के बाद ही मर्चेंट को पैसा मिलेगा। आप ये मत समझो कि आपने 50 रुपए स्वाइप किया, किसी ने 10 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए स्वाइप किया, ये तो उसका बैंक स्टेटमेंट कितना लंबा हो जाएगा ना, उसका बैंक स्टेटमेंट बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब सेटलमेंट होगा तभी एक लमसम अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लमसम अमाउंट उसके अकाउंट में तभी क्रेडिट होगा। इसीलिए वो जो रिसीट जो होता है ना, वो रिसीट ये लोग संभाल के रखते हैं कि ये जो रिसीट है फिर उससे टोटल मैच करेंगे और उतना बैंक अकाउंट में एंट्री होगा। अभी भी नहीं समझे, कस्टमर 1 आया, उसने 100 रुपए का स्वाइप किया। कस्टमर 2 आया, उसने 500 का स्वाइप किया। कस्टमर 3 आया, उसने 1000 का स्वाइप किया। कस्टमर 4 आया, उसने 200 का स्वाइप किया। अरे ऐसा एक एक एंट्री उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, ये सब मिला के एक चंक ऑफ एंट्री जो बनता है, बराबर कि नहीं। तो ये 1800 रुपए जब वो सेटलमेंट करेगा ना, तो ये 1800 रुपए उसके बैंक में क्या हो जाएगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस हर एक का एक वो स्लिप निकलता है, वो क्या करेगा एट द एंड ऑफ द डे, इस सब का टोटल करेगा और बैंक में चेक करेगा कि उतना 1800 रुपए क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। समझा गया। सो ऐसा उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड कस्टमर का अकाउंट विल बी व्हाट, तुरंत डेबिटेड। और ये जो पैसा ये बैंक रीइंबर्स कर रहा है, बैंक मर्चेंट को पे कर रहा है, फिर वो कस्टमर से बाद में वसूल करेगा। सो जब इसका अकाउंट डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इसको टाइम टाइम से दे दो और उससे वो रिकवर कर लो, और इसका जो लिमिट है वो समय समय पे क्या करो, उसको रिव्यू कर लो। आया, अभी पढ़ इसको पूरा। तो ये बेसिक कंट्रोल्स वहां पे होने चाहिए।
ओके, सो यहां पे जो है वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, द बेसिक जनरल जो इंटरनल कंट्रोल्स बैंक में होने चाहिए एक एक एरिया को लेके, वो हमने स्टडी कर लिया। तो बस इसको ध्यान में रखने का कि क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, सिंपल एकदम। कल मिलेंगे और कल आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीआरआर और एसएलआर। फिर अपना वो बेसिक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम रिकग्निशन, विल डू दैट। ठीक है, बढ़िया है गुरु। सो आज यही लेक्चर समाप्त करते हैं। इसको जनरल कंट्रोल्स को एक बार दोबारा से पढ़ लेना, इसको कल ऐसा ही बढ़िया आराम से लेट लेट के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सोना मत। ठीक है, चलो बाय बाय, ग्रेट 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 डे, बाय बाय, टेक केयर।